वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज की क्लास में हम इकोनॉमिक्स के कुछ एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो आज का हमारा क्वेश्चन है, गिनी गुणांक गिनी कोफिशिएंट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले हमको दे रखा है कि जो गिनी गुणांक है वो आय वितरण का एक माप है और लोरेंज वक्र इसको लिया गया है, तो ये बिल्कुल सही है कि जो गिनी गुणांक है उसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में आय का जो वितरण है उसकी समानता असमानता को देखने के लिए लोरेंज वक्र जिस तरीके से कार्य करता है उसी तरीके से गिनी गुणांक का प्रयोग भी आय वितरण के लिए किया जाता है। दूसरा कि एक अमीर देश और एक गरीब देश जो है उनका गिनी गुणांक का जो मान है वो समान हो सकता है, तो ये कथन जो है वो भी सही है। और तीसरा, गिनी गुणांक में अगर मूल्य कितना है शून्य, तो ये एक तरह से आय वितरण में पूर्ण समानता को दर्शाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। गिनी गुणांक का मूल्य जो है वो एक से ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, और अगर शून्य होता है तो शून्य का मतलब क्या है, आय वितरण में एक तरह से क्या है, समानता है। तो यहाँ पर हमारे तीनों कथन एक तरह से सही हैं, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है सेकंड, गरीबी पर रंगराजन समिति की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। गरीबी का निर्धनता का आकलन करने के लिए रंगराजन समिति का जो गठन किया गया है उसके अनुसार अगर हम देखें तो इन्होंने इसने पोषण के मानक स्तरों को प्राप्त करने के लिए आईसीएमआर मानदंडों के आधार पर कैलोरी, प्रोटीन, वसा की औसत आवश्यकताओं की गणना करता है, तो ये बिल्कुल सही कथन है हमारा फर्स्ट। और दूसरा, रंगराजन समिति ग्रामीण और शहरी गरीबी की अलग अलग गणना करने के लिए तेंदुलकर समिति की पद्धति को अपना रही है। ठीक है, देखिए तेंदुलकर समिति की जो पद्धति है, मेथड, उसको नहीं अपनाया जा रहा है, जो लकड़ा वाला समिति है उसकी जो सिफारिशें थी, पद्धति थी, उसको एक तरह से अपनाया जा रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट कथन है वो सही है, तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है तीसरा, WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय वो कहाँ पे है, जेनेवा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा है फोर्थ, द हेडक्वार्टर ऑफ IMF जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है IMF, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसकी स्थापना हुई थी 1945 में, और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है, वॉशिंगटन DC में। करेक्ट आंसर हमारा हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि मीडियन एंड मोड, ठीक है, हमको मीडियन और मोड दे रखी हैं 20.6 एंड 26 रेस्पेक्टली, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मीन। ठीक है, इसमें हमको समांतर माध्य का मान क्या होगा ये निकालना है। तो देखिए आपको इनके बीच में रिलेशनशिप है वो ध्यान रखनी है कि जेड इक्वल टू क्या होता है, 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू एक्स बार। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास में मोड जो है वो कितना दे रखा है, 26, बहुलक कितना है 26 इंटू 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितनी है 20.6, और ये हो जाएगा माइनस के 2 इंटू एक्स बार। एक्स बार हमको कैलकुलेट करना है तो हमने ऐसा ही लिख दिया। ठीक है, फिर आप इधर 2x बार को हम इधर ले आएंगे तो 2x बार इक्वल टू 20.6 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 61.8, और जो 26 के उसको उधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 26। अब 61.8 में से 26 को माइनस करते हैं अगर, तो ये आ जाएगा हमारा 61 तो 26 तो 35.8, और इस 2 का हम डिवाइड कर देंगे तो 35/2 करोगे तो कितना आ जाएगा 17.9। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से किसके अध्ययन हेतु लोरेंज वक्र का उपयोग किया जाता है। तो भी हमने पढ़ा था कि लोरेंज वक्र का जो प्रयोग है वो अर्थव्यवस्था में
आय वितरण की जो असमानता है, ठीक है, उसको मापने के लिए किया जाता है, जैसे गिनी गुणांक का प्रयोग करते हैं। तो लोरेंज वक्र जो हैं वो आय वितरण में असमानता या जो अपकिरण जिसको हम कह सकते हैं, अपकिरण मापने के लिए एक तरह से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत का आधार निम्नलिखित में से कौन सा है। रिकार्डो के द्वारा अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो तुलनात्मक लागत सिद्धांत दिया गया है उसके लिए उन्होंने जो श्रम का मूल्य सिद्धांत है उसका प्रयोग किया था, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। नेक्स्ट हमारा है 8, निम्नलिखित परीक्षणों में से कौन सा परीक्षण फिशर का आदर्श सूचकांक पूरा करता है। फिशर का जो आइडियल इंडेक्स नंबर है वो इनमें से कौन पूरा करता है। तो फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट दोनों को सेटिस्फाई करता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा ऑप्शन 3, समय उत्क्रामिता और साधन उत्क्रामिता परीक्षण दोनों को वो सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट है, सहसंबंध गुणांक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ विच, किससे स्वतंत्र हैं। तो देखिए जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू है, सहसंबंध गुणांक का जो मान है वो मूल बिंदु, ओरिजिन और दूसरा स्केल जो पैमाना है उसमें दोनों में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट हमारा है 10वां, फर्म्स इन परफेक्ट कंपटीशन फेसेस, पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के सम्मुख होता है। तो डिमांड कर्व के बारे में है, मांग वक्र के बारे में है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में जो फर्म का मांग वक्र होता है वो कैसा होता है परफेक्टली इलास्टिक होता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कि जो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है। नेक्स्ट, गोल्डन हैंडशेक स्कीम रिफर्स टू, जो गोल्डन हैंडशेक स्कीम है वो किससे संबंधित हैं। तो देखिए गोल्डन हैंडशेक स्कीम की अगर हम बात करें तो भारत में 1991 के बाद में जो आर्थिक सुधार कार्यक्रम हुए थे तो उसके संदर्भ में अगर हम देखें कि जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी कि जो कंपनियां हैं उनमें जो सरप्लस स्टाफ हैं उनको एक तरह से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए, एक तरह से उनको प्रोत्साहन देने से संबंधित हैं। तो हमारा यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सेकंड, इंडस्ट्रियल पॉलिसी औद्योगिक नीति। नेक्स्ट हमारा है 12, मोस्ट फेवर्ड नेशन MFN जो हैं उसका जो संबंध है, ठीक है, वो एक तरह से किससे हैं। तो देखिए जो MFN का जो कंसेप्ट है वो कुछ राष्ट्र जो हैं उनको ज़्यादा फैसिलिटी दी जाती हैं, जैसे कि अगर दो कंट्री आपस में व्यापार कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं तो उनको टैरिफ में छूट दी जाती है एक तरह से। तो हम कह सकते हैं कि कुछ राष्ट्रों को एक तरह से अधिक सुविधा दी जाती है, मोस्ट फेवर टू सम कंट्रीज। नेक्स्ट है 13, IMF में वोट देने का अधिकार जो है उसका आधार क्या है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो इसके जो भी सदस्य देश हैं तो उनको वोट देने का जो अधिकार है वो प्रत्येक देश का जो भी उसमें कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, उसका जो प्रोपोर्शन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर हो जाएगा वो होगा तीसरा, प्रत्येक देश द्वारा जो भी अंशदान दिया गया है उसके आधार पर। नेक्स्ट, खुले बाजार की क्रियाओं का आशय है। देखिए खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत क्या होता है, जो केंद्रीय बैंक है भारत के संदर्भ में जैसे भारतीय रिजर्व बैंक है वो क्या करता है, सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है 15, हेजिंग का संबंध है। ठीक है, हेजिंग जो है वो किससे रिलेटेड है, तो हेजिंग एक तरह से कमोडिटी मार्केट वस्तु बाजार से संबंधित है कि किसी कमोडिटी की जो प्राइस हैं उसमें फ्लक्चुएशन आ जाता है, उतार चढ़ाव आ जाता है। तो उतार चढ़ाव से जो हानि होती है उसको बचाने का एक तरह से तरीका जो होता है उसको हम हेजिंग कहते हैं। जैसे कि शेयर बाजार हैं, ठीक है, जहाँ भी रिस्क है, जो रिटर्न है वहाँ पे उनकी गारंटी नहीं होती है, तो ये जो लॉस होता है, हानि होती है, उसको बचाने का जो तरीका है उससे संबंधित हमारा हेजिंग। तो आज की क्लास में हम इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम और भी जो MCQs हैं उनको देखेंगे।